नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, देश का सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल। रात के 10 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं। वक्त हो चुका है देश के सबसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज शो खबरों की खबर का। सबसे पहले आज के स्पेशल शो की हाइलाइट्स। वंदे मातरम पर विवाद हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस गीत पर नेहरू के खिलाफ एक नया संगीत पेश कर दिया है। क्या पूरा विवाद और कैसे यह विवाद बिहार चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ा है, देखिए मेरे साथ आज के इस विशेष बुलेटिन में। दूसरी स्टोरी, बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे क्या है, इस पर विस्तार से हर पहलू को समझने की बहुत सी रिपोर्ट्स, बहुत सी जानकारी आपने दिन भर में हासिल की होंगी, लेकिन हम जो एक स्टोरी लेकर आए हैं, हम जो विश्लेषण लेकर आए हैं, वो नायाब है। बहुत अच्छी पॉलिटिकल रिपोर्ट तैयार हुई है, आप इसे देखिए जरूर, क्योंकि इससे आपको आगे का चुनाव और नतीजे समझने में बहुत ज्यादा सुविधा होगी। और तीसरी स्टोरी के तौर पर राहुल गांधी ने वोट चोरी पर खुलासा किया था, उसमें ब्राजील की एक मॉडल बहुत चर्चा में आई, उसका बिहार कनेक्शन निकल आया है। कैसे? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो शर्त यही है कि मेरे साथ रात 11 बजे तक बने रहिए और इस बुलेटिन में वो पूरी रिपोर्ट तफसील से देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम डेवलपमेंट्स के साथ। आज देश में उत्सव का माहौल है। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे हुए हैं, जश्न मनाया जा रहा है। इसे सरल शब्दों में कहें तो राष्ट्रगीत का जन्मदिन भी आप कह सकते हैं। आप सबको भी वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो जाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रगीत आनंद भट्ट नाम के उपन्यास में लिखा गया एक गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था। गीत भारत माता की शान में गाया गया। इस उपन्यास और इस गीत का मकसद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह है, जो कि हमारे देश में घुसपैठिए थे, जिन्होंने हमें लूटा, हमारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया था, हमें गुलाम बनाया था। वंदे मातरम नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रगीत भारतीय राष्ट्रवाद का बुलंद परचम माना जाता है। आज़ादी के बाद 1950 में जब वंदे मातरम राष्ट्रगीत बना तो बार बार उसे अपनाने और स्कूल में अनिवार्य करने पर विवाद होता रहा। मुसलमान इस राष्ट्रगीत को गाने का विरोध करते हैं। उनके इस विरोध को फौरन राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रगीत पर उनकी असहमति को देशद्रोह जैसा बनाने पर राजनीति होती है। जो स्वेच्छा से राष्ट्रगीत ना गाए उसे घुसपैठिया या देशद्रोही साबित करने की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रगीत के खिलाफ विरोध को देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से जोड़ दिया। उन्होंने देश के विभाजन को राष्ट्रगीत में की गई कटौती से जोड़ दिया। कटौती और प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है? ये पूरा विवाद बिहार के चुनाव में क्यों सक्रिय किया जा रहा है? बिहार चुनाव में हर बड़ा नेता घुसपैठिए घुसपैठिए क्यों चिल्ला रहा है? इन सब का एक खास नैरेटिव से रिश्ता है। इस्लाम धर्म में किसी सगुण साकार ईश्वर की आराधना नहीं की जाती है, वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है। इस्लाम में मूर्ति, कला, संगीत आदि की इजाजत नहीं है, जबकि वंदे मातरम में भारत माता का रूप सगुण है। यही विरोध की वजह बताई जाती है। वैसे तो सनातन परंपरा में ईश्वर का हर रूप स्वीकार है, लेकिन भारत माता को ईश्वर नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना का प्रतीक माना जाता है, और वंदे मातरम उसका सबसे सशक्त गीत कहा जाता है। भारत माता एक भारत और श्रेष्ठ भारत का सबसे विराट चित्र माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि मैं जब भारत के लोगों से पूछता हूं कि भारत माता कौन है, तो वो कोई चेहरा नहीं दिखा पाते, तब मैं कहता हूं तुम ही भारत माता हो। करोड़ों भारतवासी भारत माता है, लेकिन फिर भी विविधता में एकता हमेशा से विवाद का विषय रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का दौर जारी है और उसका विरोध भी। इसीलिए तरह तरह के मुद्दों पर विरोध भी हमारे समाज का हिस्सा रहा है। अब देखिए, बिहार में दूसरे चरण के मतदान की लड़ाई शुरू होते ही सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिए बनता जा रहा है। घुसपैठिया, घुसपैठियों, घुसपैठिया, घुसपैठियों, 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 घुसपैठियों। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया?
ये संयोग नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही कीवर्ड दोहरा रहे हैं। वो बिहार के कैंपेन को घुसपैठिए पर ही सीमित कर रहे हैं। साथियों, ये जंगल राज वाले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। ये अब घुसपैठियों का सुरक्षा कवच बन रहे हैं। मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, ये आपके हक का अनाज घुसपैठियों को देना चाहिए क्या? आपके हक का आवास घुसपैठियों को मिलना चाहिए क्या? आपके बच्चों का रोजगार घुसपैठियों को जाना चाहिए क्या? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको जगाने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं। इनको, ये कांग्रेस आरजेडी जंगल राज वालों को गलती से भी वोट गया, गलती से भी, तो ये पिछले दरवाजे से घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दे देंगे। वो चाहते हैं कि घुसपैठिया बिहार में बना रहे। जमुई वालों, मुझे बताओ, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिया निकाले, वो अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? एक घुसपैठिया हमारे युवाओं का रोजगारी छीनता है, गरीबों का अनाज में हिस्सा बटाता है और भारत को असुरक्षित करता है। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके, खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल करके बाहर करके, और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। घुसपैठिए पर जोर के पीछे सीधी सी रणनीति है, वो है बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण को कमजोर करना, मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 सीट पे महागठबंधन का समीकरण बिगाड़ना। सीमांचल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? घुसपैठियों को निकाल बाहर कर सीमांचल को सुरक्षित करना। यहाँ पे ढेर सारी पार्टियां हैं, वो भी लड़ रही हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आपको मुस्लिम बहुल इलाका है ये। यहाँ हम पहले भी कई बार जीते हैं और इस बार और अच्छे से जीते। और जहाँ तक सीमांचल का सवाल है, घुसपैठिया मुक्त सीमांचल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जीतने के बाद सीमांचल के लिए कोई विशेष, इस बार सीमांचल के लिए कुछ विशेष करने की सोच है एनडीए में? नहीं, हमने हमारे प्रचार के मुद्दे रखे हैं और सारा सीमांचल वासी यही चाहता है कि घुसपैठिया मुक्त सीमांचल बने और वो हम करके रहे। बिहार के चुनाव में मुस्लिम वोटों की ताकत को समझने के लिए कुछ जमीनी हकीकत जान लेते हैं। बिहार जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी 17.7% है। बिहार में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 87 विधानसभा सीटें हैं। वहीं 15 से 20% के बीच मुस्लिम आबादी वाली 47 विधानसभा सीटें। 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला था। एनडीए को 5%, एलजेपी को 2%, एआईएमआईएम के साथ तैयार हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट को 11% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि अन्य के हिस्से में 6% मुस्लिम वोट गए थे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। आपको पता ही है कि दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए अब वोटिंग 11 तारीख को होनी है। उसके लिए तमाम पार्टियों के नेता पूरी ताकत से प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन सवाल पहले चरण में हुई वोटिंग का है, जिसने पूरे बिहार को, या यूं कहिए कि पूरे देश को सरप्राइज कर दिया है। इसकी वजह कि रिकॉर्ड 64.69% यानी करीब 65% की वोटिंग। आजादी के बाद से बिहार में इतना ज्यादा मतदान कभी नहीं हुआ। सवाल है कि इसकी वजह क्या रही
वो कौन सा फैक्टर है जिसने लोगों को घरों से निकालकर इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंचा दिया? हम इस फैक्टर की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात इस बड़े वोटिंग परसेंट की, जिसकी व्याख्या 3 तरह से की जा रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि यह लोकतंत्र की जीत है। दोबारा सत्ता पाने की कोशिश कर रहा महागठबंधन का कहना है कि बिहार की जनता ने सत्ता से एनडीए की विदाई का बिगुल बजा दिया है। लेकिन एनडीए का दावा है कि जनता ने उसके काम से खुश होकर उसे सत्ता में ज्यादा मजबूती से बनाए रखने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया और इसीलिए एक नया रिकॉर्ड हासिल हुआ। हमने इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का ओपिनियन टेस्ट भी किया है, आप भी देख लीजिए। आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। बिहार में एक ही आंकड़ा, रिकॉर्ड 65% मतदान का आंकड़ा गूंज रहा है। लेकिन सवाल है कि इस बम्पर जनादेश का एक्स फैक्टर यानी जनता किसके साथ है? बम्पर वोट के इस आंकड़े के आईने में नेता क्या देख रहे हैं? फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार। हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे, 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ। 2010 से अधिक सीटें आएगी, तो यानी 206 सीटों से अधिक सीटें आएगी। पहले चरण में बिहार की जिन 121 सीटों के लिए वोट डाले गए, उनका विस्तार समझिए। राज्य के 18 जिले, 45,341 बूथ और इन पर 3,75,13,302 वोटर्स में से 2,42,71,106 वोटर्स ने मतदान किया, तो वोटिंग प्रतिशत 64.7% यानी करीब 65% पहुंच गया। इससे एनडीए के नेता उत्साह में प्रधानमंत्री मोदी मातृशक्ति का आभार जता रहे हैं। और मैं बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। तो मेरे साथ बोलिए, एक बार फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता को मतदान का हिसाब किताब समझा रहे हैं। बिहार के आधे हिस्से में मतदान हो गया है, आधे हिस्से में मतदान होने वाला है। आज सुबह ही मैं कल के मतदान का हिसाब किताब लेकर आया हूं। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ? जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद जिस बम्पर जीत का भरोसा अमित शाह दिखा रहे हैं, दिल्ली से पटना जाकर बिहार चुनाव हैंडल कर रहे बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान उस भरोसे की वजह बता रहे हैं। देखिए, इस प्रदेश की राजनीतिक समीक्षकों ने एक विषय ने स्पष्ट रूप में पहले भी कहा था, पिछले चुनाव में भी कहा था और इस बार उसका प्रमाण मिला। महिला ज़्यादा वोट करने आएंगी तो ये एनडीए सरकार को फायदा होगा। यहाँ की राज्य सरकार और दिल्ली की केंद्र सरकार जिस प्रकार की वुमेन सेंट्रिक, महिला आधारित, महिला केंद्रित कार्यक्रमों को बनाई है, उस पर एक अटूट भरोसा बनी है महिलाओं की, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। लेकिन एक चश्मा विपक्ष के पास भी है। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बदलाव का जनादेश है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, बहुत ही अच्छा फीडबैक जो है वो आ रहा है। और जैसा कि हम लोग शुरू से कहते आए हैं,
बिहार अब आगे बढ़ना चाहता है और राज्यों और जैसा जो विकसित राज्य है उन विकसित राज्यों के साथ खड़ा होना चाहता है और यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए उन्होंने वोट दिया है फर्स्ट फेज में, चाहे क्रॉस कोई कास्ट कोई रिलीजन, नौकरी के लिए, कारखाने के लिए। लोग पलायन मुक्त बिहार चाहते हैं, लोग भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं, लोग चाहते हैं बिहार आईटी हब बने, फूड प्रोसेसिंग का हब बने, लोग चाहते हैं टेक्सटाइल का हब बने, लोग चाहते हैं कि भाई यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो रहे, क्योंकि अराउंड 70% हमारा जो एग्रीकल्चर इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ बहुत चीज़ें, स्कोप बहुत है, क्षमता बहुत है और एक बार बिहारी जब ठान लेता है कुछ करने का तो वो करके दिखाता है। तो इस बार बिहारियों ने ठाना है कि बदलाव करेंगे। बिहार में साल 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 56.2% वोटिंग हुई थी। इस बार पहले फेज का वोटिंग परसेंट 64.7% रहा, यानी इस बार वोटिंग 8.5% ज्यादा हुई। वोटिंग परसेंट के इसी इजाफे को आधार बनाकर सत्ता और विपक्ष की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये बढ़े हुए वोट किसके खाते में गए। इसे समझने के लिए चुनाव के लिहाज से बिहार के सामाजिक, आर्थिक और जातीय समीकरण को समझना होगा। पहले चरण की 121 में से 73 सीट ऐसी हैं जहां ओबीसी और ईबीसी की मिली-जुली आबादी 50% से ज्यादा है। अगर बात करें इस बार वोटिंग परसेंट में हुए इजाफे की, तो जिन सीटों पर 5 से 7.5% मतदान बढ़ा ऐसी 17 सीट हैं। वहीं जिन सीटों पर 7.5 से 10% मतदान बढ़ा वैसी 28 सीट हैं। इसी तरह जिन सीटों पर 10 से 15% वोटिंग बढ़ी उनकी संख्या 24 है। 2020 में इन 73 सीटों में से एनडीए ने 34 और महागठबंधन ने 38 सीट जीती थी। सवाल है कि इन सीटों पर मतदान में हुए इजाफे का मतलब क्या है। ये वोट नीतीश को सत्ता में बनाए रखने के लिए एनडीए के खाते में गए या तेजस्वी को सत्ता में लाने के लिए महागठबंधन को दे दिए गए, या फिर दोनों के हिस्से में बराबर बराबर इजाफा हुआ। इसे समझने के लिए हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। अगर बात यादव समाज की करें तो इन्हें आरजेडी का परंपरागत वोटर माना जाता है। बिहार में पहले चरण की 121 में से कुल 23 ऐसी सीटें हैं जहां यादव वोटर्स 25% से ज्यादा हैं। इनमें से जिन सीटों पर वोटिंग में 5 से 7.5% की बढ़ोतरी हुई ऐसी 6 सीट हैं। इसी तरह जहां 7.5 से 10% मतदान बढ़ा वैसी 11 और जिन सीटों पर 10 से 15% वोटिंग बढ़ी वैसी कुल 5 सीट हैं। 2020 में इन 23 सीटों में से एनडीए ने 7 और महागठबंधन ने 16, यानी एनडीए के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा सीट जीती थी। फर्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। सीमांचल हो या मगध का इलाका हो, भोजपुरी इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगही इलाका हो, इस बार हर जगह से लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। और आपने लोकसभा का रिजल्ट भी देखा होगा इस इलाकों में, आपको नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं एससी यानी दलित समाज की। बिहार में तीसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। यह बिहार की कुल आबादी का 19.7% है। बिहार में पहले चरण की 121 में से कुल ऐसी 25 सीटें हैं जहां इस वर्ग की आबादी 20% से ज्यादा है। इनमें से जिन सीटों पर वोटिंग 5 से 7.5% बढ़ी ऐसी 6 सीट हैं। जिन सीटों पर वोटिंग 7.5 से 10% बढ़ी ऐसी 8 और जहां वोटिंग 10 से 15% बढ़ी ऐसी 10 सीट हैं। 2020 में इन 25 सीटों में से एनडीए ने 19 और महागठबंधन ने 6 सीट जीती थी। दरअसल जाति बिहार की सच्चाई है जिसका असर चुनावों पर साफ नजर आता रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 83% यादव वोट महागठबंधन के खाते में गए थे। इसी तरह 81% कुर्मी वोट एनडीए के खाते में गए थे। 23% पासवान वोट एलजेपी को गए थे, जबकि 17% एनडीए के खाते में। इस बार चिराग एनडीए का हिस्सा है, यानी पासवान समाज ने इसी पैटर्न पर वोटिंग की तो एनडीए को फायदा हो सकता है। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी,
तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पर जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में तब बिहार में सबसे ज्यादा 64.6% वोटिंग हुई थी। आरजेडी को इनमें से 26.6% वोट मिले थे और 17 सीट मिली थी। समता पार्टी को 16% वोट मिले थे और 10 सीट उसने जीती थी। बीजेपी को 24% वोट मिले थे जिसने 20 सीट, जबकि कांग्रेस को मात्र 7% वोट मिले थे और 5 सीट मिली थी। 1998 लोकसभा चुनाव में वोटिंग फीसदी बढ़ने के कारण उस समय की राजनीतिक अनिश्चितता थी। 1996 के चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली और कोई भी सरकार उस समय अस्थायी सरकार नहीं दे पा रही थी, इसलिए जनता ने हालात बदलने के लिए वोट डाला था। इसी तरह साल 2000 के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर 62.6% वोटिंग हुई थी। तब लोग 1990 से चली आ रही लालू राबड़ी की सत्ता को बदलना चाहते थे। तब आरजेडी को 28% वोट के साथ 124 सीट मिली थी। समता पार्टी को 9% वोट के साथ 34 सीट, जेडीयू को 6.5% वोट के साथ 21 सीट और बीजेपी को 15% वोट के साथ 67 सीट मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार 121 सीटों के लिए हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग किस लिए है? जवाब आसान नहीं है। तो 65% के आसपास की वोटिंग ने पूरे बिहार को चौंका के रख दिया है। जमीन पे जाओ तो लग रहा था कि बिहार का चुनाव जो है वो इस बार किसी तरह की हवा नहीं है, कंफ्यूज्ड चुनाव है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई उससे बात तो समझ में आ रही है कि जनता ने, वोटर ने, बिहार के लोगों ने मन बना रखा था, अपने मन की बात बता नहीं रहे थे और कोई नेता, कोई राजनेता, कोई पॉलिटिकल पंडित, कोई पत्रकार उनके मन की बात को पढ़ नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर पढ़ पाता तो शायद कोई ये नहीं कहता कि क्या होने वाला है। जिस तरीके से लोगों ने, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, भर भर के बाहर निकलकर वोट किया है, वो ये दिखा रहा है कि लोगों का भरोसा, विश्वास अपने वोट के अधिकार पर बढ़ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरीके से लोकतंत्र दिन पर दिन मजबूत हो रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल SIR का भी है। जिस तरीके से सघन गहन परीक्षण किया गया वोटर लिस्ट का, उसने वोटर कम कर दिए और उस बेस कम होने के बाद भी की वजह से भी वोटिंग परसेंटेज बड़ा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आवारा कुत्तों पर कड़ा फैसला सुनाया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से आवारा कुत्तों को उठाओ, उनको स्टरलाइज करो और किसी दूसरी जगह पर छोड़ कर आओ। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल एंटी रेबीज टीके का स्टॉक बना कर रखें। हाईवे पर घूमने वाले आवारा जानवरों पर जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए। 8 हफ्ते के भीतर उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए। कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते वक्त एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें बताया गया था कि आवारा कुत्ते कैसे विदेशी पर्यटकों के लिए परेशानी की वजह बन गए। इतना हार्श ऑर्डर आज पास हुआ है, बट आई स्टिल हैव होप, आई स्टिल बिलीव इन द डिवाइन जस्टिस कि जो बेज़बान जानवर हैं उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। रीलोकेशन जो ABC रूल्स में अ बिग नो है, उसको आज पूरी तरह से एक तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है कि ये बिकॉज ऑफ द बाइट्स, जो बाइट्स आधे से ज़्यादा मीडिया हाइप है और जो बाइट्स मंकीज़ बाइट्स,
कैट बाइट्स और दूसरी एनिमल्स की बाइट्स हैं उनको इंक्लूड कर रही है। वो मेरे पास सारा डेटा है। आज जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए और बहुत सारे डॉग लवर्स के लिए और बहुत सारे एनिमल लवर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं है, ये काउस के लिए भी है, सबके लिए है। हाईवे से उठाया जाए उनको वापस, आप उनको शेल्टर हाउसेस अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशंस भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, शेल्टर हाउसेस वाली होनी चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर खाना मिले, पानी मिले। शेल्टर हाउसेस की कंडीशंस आपने देखी है? ये तो जस्टिस पारदीवाला के जजमेंट से भी खराब है या उतना ही खराब है। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता। जस्टिस हेल्थ मिनिस्ट्री को दे रहे, उनको बोलिए कि प्रोग्राम बनाए। जब वो पोलियो के खिलाफ काम कर रहे थे उनको 700 करोड़ रुपए हफ्ते का देते थे और वो भी 10 साल तब लगे। अब यहाँ आपने एक ढेला नहीं दिया। इससे अच्छा कि आप पैसा लगाइए, एबीसी सेंटर्स बनाइए, 700 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 700 एनजीओस की ट्रेनिंग करवाइए, उसमें 1400 डॉक्टर डालिए अपनी तरफ से, मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए और 2 साल के अंदर अंदर मेरी गारंटी है कि जो 1 करोड़ 30 लाख कुत्ते हैं देश में, आप उनको 70 लाख तक ले आओगे और फिर उससे भी कम। आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं ही उसका स्वागत क्या करता हूं, मुझे जगह जगह आरडब्ल्यूएस के फोन आ रहे हैं, वो सब इसका स्वागत कर रहे हैं। देश की जनता उनका स्वागत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 3 कंडीशन लगाई थी कि भाई स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन हर डॉग का होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था केवल डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर ही फीडिंग करा सकती है, सड़क पे या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस उस पर फीडिंग नहीं हो सकती। तीसरा उन्होंने कहा था एग्रेसिव जो कुत्ते हैं उनको बाड़े के अंदर डाला जाए। आज की जो जजमेंट है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो बस बुक डिपो है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब इंस्टीट्यूशन से कुत्तों को हटाइए और इनको शेल्टर होम के अंदर देखभाल करने के लिए भेजिए। तो मैं समझता हूं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा अच्छा है। फैसला किसी न किसी के खिलाफ तो होना था। जिसके खिलाफ है वो दुखी है, जिसके पक्ष में वो खुश है। लेकिन कुल मिलाकर सरकारों को जिनको यह फरमान जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको इस फैसले को मानना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पिछली बार की तरह ना हो कि तारीख पर तारीख बढ़ती जाए। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के लिए नए कार्यालय समय घोषित किए। सड़क पर एक साथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला किया है। नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे, जबकि एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ये अहम निर्णय आज दिल्ली सरकार ने लिया है। वक्त है ब्रेक का। कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार, बने रहिए हमारे साथ। और अब वक्त है आपकी और मेरे सबसे पसंदीदा सेगमेंट, यानी आज कहे सो आज कर। और आज का हमारा विचार है, उस रिश्ते की उम्र बहुत लंबी होती है जहां एक दूसरे को समझा जाता है, परखा नहीं। इसी नोट पर खबरों की खबर के इस सिलसिले को यहां विराम देते हैं। आपसे मुलाकात नए मुकाम पर होती रहेगी। फिलहाल अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।